हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस। और इसकी जो हमारी बुक 2 है, इसका चैप्टर नंबर जो 5वां है, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। इस चैप्टर को यहाँ पे हम बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पूरी इसकी एक्सप्लेनेशन कराने वाला हूँ। इसके पीडीएफ नोट्स भी आपको फ्री में अवेलेबल करा दिए जाएंगे, तो आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें, eklavyastudypoint.com अपनी वेबसाइट है। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको फ्री में सारे नोट्स मिल जाएंगे, एमसीक्यू, क्विज, क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इसके अलावा आप क्लास 12th में जाते हैं, सब्जेक्ट में जाते हैं, और इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे, एमसीक्यू चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सारे आपको मैप वगैरह जो है, सारी चीज़ें हमारी वेबसाइट में फ्री में अवेलेबल हो जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप में आपको क्या फ़ायदा होगा, यहाँ तो आप पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, और जितनी भी अपडेट होती है, कोई लाइव क्लास होने वाली है तो आपको यहीं से पता लगेगा। ठीक है, तो लाइव क्लास के लिए इसको जरूर ज्वाइन करना। जब भी लाइव क्लास होगी तो आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। एक बार सिलेबस को ध्यान से देख लीजिए, ये अपना सिलेबस है 2024-25 के लिए। ठीक है, ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं अपने को करने हैं, और सारे टॉपिक मैं आपको इस वीडियो में करा दूंगा। ये जो चैप्टर है ना, बाकी चैप्टर से थोड़ा सा अलग है, इंटरेस्टिंग है, बड़ा चैप्टर है, और डिटेल में सारी चीज़ें समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉपिक की। पहला टॉपिक है कि राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती। देखिए क्या होता है, सन 1964 में नेहरू जी जो थे, इनकी मृत्यु हो जाती है। जब इनकी डेथ हुई तो एक समस्या सामने आई। सब नेता सोचने लगे कि भाई अगला प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसको बनाया जाए, कौन नेहरू जी के बाद उनका उत्तराधिकारी बन सकता है। ठीक है, यानी कि राजनीतिक उत्तराधिकारी जो है, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन बनेगा, इस पे चर्चा होने लगी, बहस होने लगी। कुछ तो ऐसे भी नेता थे जिनको लग रहा था कि देश टूट जाएगा, सेना का शासन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आसानी से ये जो समस्या थी उत्तराधिकारी वाली, वो सॉल्व हो गई, और नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे वो बना दिए गए। तो अब क्वेश्चन ये बनेगा कि भाई नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर किसे बनाया गया। तो देखिए, नेहरू जी के उत्तराधिकारी जो थे वो आसानी से चुन लिए गए, लाल बहादुर शास्त्री जो हैं। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री ये बन जाते हैं नेहरू जी के बाद अगले प्रधानमंत्री। कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज ने पार्टी में सलाह मशवरा किया और शास्त्री जी को अगला प्राइम मिनिस्टर बनवा दिया। शास्त्री जी नेहरू के मंत्रिमंडल में मंत्री पद पर रह चुके थे। ठीक है, इनको अनुभव भी था कैबिनेट का। तो शास्त्री जी जो थे एक स्वच्छ छवि के नेता थे, इसलिए सर्व सहमति से, यानी सभी सहमत थे इन पर, इनको आराम से प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं आई। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, एक बात है कि अगर आप कभी गूगल वगैरह पे सर्च करते हो देश के प्राइम मिनिस्टर, तो आपको पहले प्राइम मिनिस्टर की बात आती है तो वहाँ पे आपको जवाहरलाल नेहरू दिखाई देते हैं। ठीक है, दूसरे प्राइम मिनिस्टर हमने देखा कि दूसरे प्राइम मिनिस्टर जो है वो लाल बहादुर शास्त्री यानी कि सेकंड, और फर्स्ट पे हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, लेकिन जब आप गूगल पे सर्च करते हो तो आपको बीच में एक और नाम दिखता है इन दोनों के बीच में, जो है गुलजारी लाल नंदा। तो आप सोचोगे कि भाई पहले तो नेहरू जी थे, उसके बाद शास्त्री जी हैं, तो गुलजारी लाल नंदा तो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा नहीं, तो वो क्यों। तो देखिए, ये इसलिए है क्योंकि गुलजारी लाल नंदा जो थे वो नेहरू जी की डेथ के तुरंत बाद बनाए गए थे, और ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अब ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री क्या होता है भाई, ये भी आपके दिमाग में आएगा। तो ये चीज़ आप याद रखिए। देखिए क्या होता है, जब किसी प्राइम मिनिस्टर वगैरह की डेथ हो जाती है ना, तो पहले से थोड़ी पता होता है कब किसकी डेथ हो जाएगी। नेहरू जी की डेथ हो गई तो पहले थोड़ी किसी को पता था कि भाई इस तारीख को, इस दिन नेहरू जी की डेथ हो जाएगी। ये तो अचानक से होती है। अब जब अचानक से किसी की मृत्यु हो जाए तो प्रधानमंत्री का पद जो है वो खाली हो जाता है, उसकी पोस्ट खाली हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, जब तक नया प्रधानमंत्री नहीं बन जाता तब तक, चाहे वो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, जितना भी समय लगे, कभी कभी 2-4 दिन में हो जाता है। तो मान लीजिए नेहरू जी की डेथ हो गई, उसके तुरंत बाद तो लाल बहादुर शास्त्री अगले दिन थोड़ी बन जाएंगे, 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन का टाइम लग जाता है। ठीक है, अगले प्रधानमंत्री को शपथ लेने में पूरा उसका एक प्रोसीजर होता है। तो बीच में किसी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, जैसे गुलजारी लाल नंदा बने थे। ठीक है, वो टेम्परेरी प्रधानमंत्री थे, इसीलिए आपको लाल बहादुर शास्त्री सेकंड प्राइम मिनिस्टर दिखते हैं। अगर आपको कहीं गूगल पे दिखता है गुलजारी लाल नंदा, तो आप कंफ्यूज मत होना, वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो ये आपका डाउट क्लियर कर दिया। आगे चलते हैं। ये एक अच्छी छवि के नेता थे भाई, नेहरू के कैबिनेट में मंत्री वगैरह रह चुके हैं, तो उनको अनुभव भी था। अब बात करते हैं कि शास्त्री जी जब प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है, उस समय देश में दो मुख्य चुनौतियों का सामना किया। और कौन सी वो दो चुनौती थी, सबसे पहला देखिए खाद्यान्न संकट। उस समय क्या हुआ, देश में सूखा पड़ गया।
अब सूखा पड़ने की वजह से देश में खाद्यान्न संकट हो गया, अनाज की कमी हो गई, ये समस्या थी। दूसरा, पाकिस्तान से युद्ध। अब देखो 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, अभी हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो ये युद्ध जो हो गया वो भी शास्त्री जी के समय में हो गया। शास्त्री जी ज़्यादा लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, ठीक है। 1964 में उनकी मृत्यु के बाद देखिए, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जैसे ही 1964 में इनकी मृत्यु होती है मई में, उसके बाद इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। और यहाँ पे देखो 1966 में अचानक से शास्त्री जी की भी डेथ हो जाती है, यानी कि 2 साल के आसपास लगभग मान लो टाइम, इतने समय तक ही प्राइम मिनिस्टर रह पाए। और इन्हीं के समय में पाकिस्तान से युद्ध देखने को मिला, खाद्यान्न संकट देखने को मिला। यानी ये 2 चुनौतियों का सामना शास्त्री जी के मात्र 2 साल के कार्यकाल में देखने को मिलता है, ठीक है। तो शास्त्री जी जो थे वो काफ़ी कम समय तक प्राइम मिनिस्टर रहे थे। 10 जनवरी 1966 को अचानक से ताशकंद में वो गए हुए थे समझौता करने के लिए। ताशकंद में एक समझौता था, ठीक है, वहाँ गए थे, वहीं पे उनकी डेथ हो जाती है। और ये मतलब आज तक ये एक विवाद का विषय है, पता नहीं लगा कि एग्जैक्ट उनके डेथ के पीछे कारण क्या था, ठीक है। कोई उसे राजनीतिक हत्या भी बताता है, तो कोई उसे अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। तो ये एक विवादित मुद्दा है। आगे देखिए, इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ये पेपर में 1 नंबर में पूछा जाता है, एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो याद रखना। जय जवान जय किसान की बात आए तो लाल बहादुर शास्त्री याद रखना है, ठीक है। 1966 में ताशकंद में समझौता करने गए थे, वहीं पे इनकी डेथ हुई थी। अगली स्लाइड पे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब शास्त्री जी की डेथ हो गई, ठीक है। अब फिर से वही संकट जो नेहरू जी के सामने था कि भाई अब अगला प्राइम मिनिस्टर किसे बनाया जाए। तो समझिए एक और बात, मोरारजी देसाई, ठीक है। मोरारजी देसाई जो थे ये प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे। नेहरू जी के बाद ये प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, लेकिन क्या था कि इनकी जगह किसको बना दिया गया, लाल बहादुर शास्त्री को। तो वो ये उस समय कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री की जो इमेज थी ना वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे नेता थे, उनकी छवि बहुत अच्छी थी, इसलिए ये चुप रह गए वहाँ पे। तो अब लाल बहादुर शास्त्री नहीं रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर मैं बन जाता हूँ, यानी कि मोरारजी देसाई बन जाते हैं। लेकिन क्या था, ऐसे में मोरारजी देसाई का जो नेचर था, स्वभाव था, वो ज़्यादा अच्छा नहीं था। बहुत सारे पार्टी में नेता ऐसे थे उनसे इनकी बनती नहीं थी, तो वो चाहते नहीं थे कि मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने। तो देखिए क्या होता है आगे। लाल बहादुर शास्त्री 1966 में जब इनकी मृत्यु होती है, उसके बाद एक बार फिर से यही समस्या सामने आ जाती है। इस बार इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई, इनके बीच में प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए कड़ा मुकाबला था, ठीक है। यानी कि इंदिरा गांधी वर्सेस मोरारजी देसाई हो चुका है। मोरारजी देसाई पहले भी चाहते थे, लेकिन वहां तो चुप थे, लेकिन अब इस बार वो चुप नहीं बैठे। अंततः क्या होता है, इंदिरा गांधी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया, क्योंकि उन्हें पार्टी का समर्थन मिल चुका था, ठीक है। मोरारजी देसाई को क्यों नहीं मिला समर्थन, क्योंकि भाई ज़्यादा लोग उनको पसंद नहीं करते थे। हालांकि मोरारजी देसाई ज़्यादा अनुभवी नेता थे इंदिरा गांधी से, ये याद रखना है। पार्टी के नेताओं ने इंदिरा गांधी को ये सोचकर समर्थन दिया था कि इंदिरा गांधी जो है उनकी सलाह और मानेगी और उनके अनुसार काम करेगी, क्योंकि इंदिरा गांधी को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। तो जो पार्टी के बड़े नेता थे वो ये मान के चल रहे थे कि इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। अब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाएगी तो नाम तो उसका चलेगा, प्राइम मिनिस्टर वो है, लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग काम करवा लेंगे, ठीक है। जैसा हम कहेंगे वो हमारी सलाह मानेगी, उस तरीके से काम चलेगा। लेकिन इंदिरा गांधी ने बाद में इनकी भी नहीं सुनी, ठीक है। जिन्होंने ये सोच के बनाया था, बाद में इंदिरा गांधी ने इनकी भी नहीं सुनी। आगे हम डिटेल में इसको भी देखेंगे। अब देखो 1960 के दशक के बारे में बात करते हैं। 1960 का दशक जो है इसको खतरनाक दशक कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है भाई, क्या कारण है, तो इसके 3-4 कारण हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, ये पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो 1960 के दशक को, दशक का मतलब है 1960 से लेकर 1970, यानी इसके बीच के जो 10 साल हैं, ठीक है, ये यानी 1960 के दशक को खतरनाक दशक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय देश में बहुत ज़्यादा गरीबी देखने को मिली, गैर बराबरी, ठीक है, सांप्रदायिक हिंसा, सांप्रदायिक दंगे देखने को मिलते हैं। इसी दौरान यानी इन्हीं 10 साल में, ठीक है, 2 युद्ध हो चुके थे। कौन कौन से, एक तो चीन युद्ध, चीन ने आक्रमण कर दिया था, और दूसरा 1965 वाला पाकिस्तान युद्ध। अब आपको मुझे कमेंट में बताना है कि चीन का जो आक्रमण था, चीन वाला जो युद्ध था, वो किस समय हुआ था, सन बताना है, ठीक है। और अपना नाम भी मुझे कमेंट में बताना। जो भी बच्चा इसको रिप्लाई में लिखेगा वो अपना नाम भी लिखे, और चाइना से कब युद्ध हुआ था वो भी लिखे, ठीक है। तो देखिए 1960 के दशक में 2 युद्ध हो गया, एक चीन वाला और एक पाकिस्तान वाला, ये समस्या थी। फिर खाद्यान्न संकट। अब देखो देश में सूखा था, गरीबी थी, बेरोजगारी थी, और खाद्यान्न संकट भी देखने को मिला था, ये भी एक समस्या थी। और
आप ये भी कह सकते हो कि 2 प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी। पहले तो नेहरू जी की डेथ हो गई थी, ठीक है, 1964 में, और 1966 में यानी कि 2 साल बाद शास्त्री जी की डेथ हो गई थी। तो 2 प्राइम मिनिस्टर की डेथ भी हो चुकी थी। तो ये सारी चीज़ें जो है इस 10 साल के अंदर ही हुई थी। आगे चलते हैं। 1967 का आम चुनाव, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखिए। पहले के समय में क्या होता था, वही सिस्टम था, वन नेशन वन इलेक्शन वाला, जो अब लाने की बात की जा रही है। यानी कि लोकसभा का जो चुनाव होता है और जो विधानसभा का चुनाव होता है, यानी असेंबली के जो इलेक्शन होते हैं, ठीक है, लोकसभा विधानसभा, ये चुनाव एक साथ ही करा दिए जाते थे। इसको आम चुनाव कहा जाता था। तो फरवरी 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए। कांग्रेस को राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर गहरा धक्का लगा, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था इससे पहले के चैप्टर में कि कांग्रेस जो थी उसने पहला आम चुनाव भी जीता, बहुत अच्छे से जीता, ठीक है। दूसरा आम चुनाव भी उसने बहुत बढ़िया तरीके से जीता, उसको अच्छी सीटें मिली। तीसरा आम चुनाव भी उसने बहुत अच्छा जीता। लेकिन अब बात आ रही है चौथे आम चुनाव की। तो चौथे आम चुनाव में आके कांग्रेस की स्थिति जो है वो बदल चुकी है। यहाँ पे उसको केवल राष्ट्रीय स्तर यानी लोकसभा में, बल्कि प्रांतीय स्तर यानी कि जो विधानसभा होती है, असेंबली होती है, यहाँ पे भी इनको कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। और इस समय कांग्रेस जो थी वो 9 राज्यों से सत्ता खो बैठी, यानी 9 राज्यों में इनको सरकार ही नहीं बन पाई इनकी। केंद्र में तो इनकी सरकार जैसे तैसे करके बच गई, किसी तरीके से इनको इतनी सीटें मिल गई कि केंद्र में सरकार बना पाए, लेकिन राज्यों में नहीं बना पाए, ठीक है। हम कह सकते हैं कि कांग्रेस को राज्यों में बहुत बड़ा झटका लगा। और ये पिछले 3 चुनाव में नहीं हुआ था, पहली बार ऐसा हुआ था। तो इसीलिए इसको कुछ लोगों ने, कुछ नेताओं ने इसको राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी, ठीक है। तो आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि 1967 के आम चुनाव को राजनीतिक भूकंप क्यों कहा जाता है। तो आप ऐसे बताओगे क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि कांग्रेस को राज्यों में और केंद्र में दोनों जगह बहुत गहरा धक्का लगा। केंद्र में तो फिर भी सरकार बच गई, लेकिन राज्यों में 9 राज्यों में इनकी सरकार नहीं बन पाई। तो सोचिए कि कितना बुरा इनका हाल रहा होगा इस चुनाव में। कांग्रेस के जो दिग्गज नेता थे, ये पॉइंट भी जरूर लिखना, कांग्रेस के जो धुरंधर नेता माने जाते थे, दिग्गज नेता माने जाते थे, वो भी चुनाव हार गए। जैसे कि तमिलनाडु से के कामराज हो गए, ठीक है, महाराष्ट्र से एस के पाटिल हो गए, बंगाल से अतुल्य घोष हो गए, बिहार से के बी सहाय हो गए। ये इनके दिग्गज नेता हैं। के कामराज याद करो, ये के कामराज कौन है? के कामराज ये वही के कामराज है जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, ठीक है। और इनसे रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। जब नेहरू जी की डेथ हुई थी ना, तो जब कांग्रेस पार्टी के सारे नेता आपस में बैठे थे कि अगला प्राइम मिनिस्टर किसे बनाया जाए, चर्चा चल रही थी, तो इन्हीं का नाम था के कामराज। लाल बहादुर शास्त्री का तो नाम भी नहीं था। के कामराज जो थे ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। सारे नेताओं ने कहा कि आप ही बन जाओ प्राइम मिनिस्टर। अब ये तमिलनाडु साइड से थे, साउथ से थे, हिंदी भी अच्छे से नहीं बोल पाते थे ये, तो इन्होंने मना कर दिया था कि भाई मैं नहीं बनना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर, मैं नहीं बनूंगा, मैं कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, उसी पद पे ठीक हूँ। फिर बाद में जाके लाल बहादुर शास्त्री का नाम आया था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं। कांग्रेस जो थी वो विधानसभा के चुनाव जो थे उसमें 9 राज्यों से हार गई थी, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है 7+2। अब मैं डायरेक्ट भी तो लिख सकता था 9 राज्यों से हार गई। ये 7+2 क्यों लिखा है मैंने, इसको समझा देता हूँ। देखो 7 राज्यों में तो इनको बहुमत ही नहीं मिला, यानी कि उतनी सीट ही नहीं मिली कि अपनी सरकार बना पाए। और 2 राज्यों में इनके साथ खेल हो गया। खेल कैसे हो गया कि दल बदल के कारण इनकी सरकार नहीं बन पाई। यानी कि कोई कैंडिडेट ऐसा रहा होगा जो यहाँ से लड़ा होगा, बाद में दूसरी पार्टी में चला हो गया, इस कारण भी यहाँ पे 2 राज्यों से सत्ता इनके हाथ से चली गई। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, मद्रास, उड़ीसा, केरल जैसे राज्यों में कांग्रेस का नाम निशान खत्म, यानी कि यहाँ से इनकी सीटें जो थी वो बिल्कुल जा चुकी थी। यहाँ पे ये अपनी सरकार ही नहीं बना पाए। सोचो पहली बार ऐसा हुआ था। मद्रास में एक लोकल पार्टी थी, क्षेत्रीय पार्टी जिसको कहा जाता है, जिसका नाम है द्रविड़ मुनेत्र कश्मक। लोकल पार्टी का मतलब है जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, ठीक है, जिसका क्षेत्रीय वर्चस्व होता है। डीएमके इसको कहा जाता है। डीएमके यहाँ पे अपनी सरकार बना पाई और ये हिंदी का विरोध करके आई थी, ठीक है। हिंदी का विरोध करते थे ये लोग, तमिल का समर्थन करते थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे याद रखना, हर एक लाइन से आपका क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। अब देखो एक बार इस मैप को बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। इसमें जो आपको रेड दिख रहा है ना, जो आपको रेड दिख रहा है, वो सारे वो राज्य हैं जहां से कांग्रेस 1967 के चुनाव में सरकार नहीं बना पाई थी, यानी कि जहां पे जो कांग्रेस थी वो हार गई थी, ठीक है। तो ये सारे राज्य आपको दिख रहे हैं। अब देखो आप कांग्रेस कहाँ बच रही है, जो ये येलो वाला पार्ट है यहाँ पे बच रही है। तो कितने छोटे से हिस्से में आपको कांग्रेस दिख रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। चौथा आम चुनाव जब हुआ था उस समय तक
ठीक है, 1967 में चौथा आम चुनाव हुआ था। इस समय तक देश में क्या बदलाव आए थे इसको देख लेते हैं। सब देखो, एक बदलाव तो यही है कि भाई 2 प्राइम मिनिस्टर जो थे अचानक से उनकी डेथ हो गई, और नए जो प्राइम मिनिस्टर थे, नए प्राइम मिनिस्टर का मतलब इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी को कम अनुभवी माना जा रहा था, कम एक्सपीरियंस वाला माना जा रहा था। इनको गूंगी गुड़िया के नाम से जाता था। गूंगी गुड़िया क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये ज़्यादा अनुभवी नहीं थी, डरती थी उस समय में इंदिरा गांधी, और उनको लग रहा था कि भाई ये जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो अपने अकॉर्डिंग इनसे काम करवा लेंगे। ठीक है, इनको कम अनुभवी माना जाता था। नेक्स्ट है गंभीर आर्थिक संकट। इस समय में देश में गंभीर आर्थिक संकट हुए और मॉनसून की असफलता, जिसके कारण देश में सूखा भी देखने को मिलता है। ठीक है, ये समस्या देश में आ गई थी, और सूखा हुआ, खेती की पैदावार में गिरावट आ गई, फसल से रिलेटेड समस्या आ गई, विदेशी मुद्रा की देश में कमी हो गई थी, सैन्य खर्चे बढ़ चुके थे, रुपये का अवमूल्यन करना पड़ा, उसकी वैल्यू गिरानी पड़ी, डॉलर के आगे रुपये की जो उसकी वैल्यू होती है वो गिर चुकी थी। ठीक है, उसका अवमूल्यन कर दिया गया था। तो ये सारी की सारी समस्या जो है ये देखने को मिलती है। अब बात करते हैं 1967 के चुनाव के बाद क्या होता है। तो 1967 के चुनाव हो गए, कांग्रेस 7+2 यानी 9 राज्यों से जा चुकी है। तो क्या उन 9 राज्यों में किसी एक पार्टी को बहुमत मिला था? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको मैप दिखाता हूँ वापस से। देखो, ये जो रेड रेड आपको दिख रहा है, यहाँ पे कांग्रेस हार चुकी है। ठीक है, जैसे एग्जांपल बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ पे कांग्रेस नहीं जीती, यहाँ पे कोई दूसरी पार्टी जीती। तो क्या यहाँ पे कोई दूसरी पार्टी ऐसे जीती कि जो अपने दम पे सरकार बना सके? तो ये आंसर होगा हमारा नहीं। जो पार्टियां यहाँ पे जीती है ना, वो सारी गठबंधन में सरकार बना रही हैं। ठीक है, बहुमत वहाँ किसी को नहीं मिला, तो कांग्रेस को ज़्यादा सीटें नहीं मिली, तो सारी पार्टियां जो थी वो एक साथ आ गई, आपस में जुड़ गई, गठबंधन बना लिया। तो यहाँ से एक नई चीज़ हमें सामने देखने को मिलती है, जो कि 1967 के चुनाव में देखने को मिलती है, वो है गठबंधन की परिघटना। ठीक है, तो 1967 के चुनावों से गठबंधन की जो परिघटना है ये सामने आई। इस समय किसी भी पार्टी को, इन लाइनों को ध्यान से समझना, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, ना कांग्रेस को मिला, ना किसी दूसरी पार्टी को मिला। इसलिए अनेक गैर कांग्रेसी पार्टी, ठीक है, वो एकजुट हुई, यानी कि जितनी भी गैर कांग्रेसी पार्टी थी वो सारी आपस में आके मिल जाती हैं। ठीक है, और उन्होंने एक जो सरकार बनाई थी उसको कहा जाता था संयुक्त विधायक दल, यानी संयुक्त विधायक दल, कई सारे विधायक दल आपस में मिल गए जिसको संयुक्त विधायक दल कहा जाता था। ये बनाया और गैर कांग्रेसी सरकारों को समर्थन दिया। ठीक है, कांग्रेस के अलावा जितनी भी पार्टी थी वो सारी एक साथ मिलके आपस में गठबंधन बना के उन्होंने सरकार चलाई। इसी कारण इन सरकारों को संयुक्त विधायक दल की सरकार कहा जाता है। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आए, मान लो आपसे पूछ लें कि बताइए संयुक्त विधायक दल की सरकार से क्या अभिप्राय है, उसका क्या अर्थ है, तो आप ये बताना कि 1967 के जो चुनाव हुए थे, जिसमें राज्यों में विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था, बहुत सारे राज्यों में, 9 राज्य, आप बता देना कि 9 राज्यों में उनकी सरकार नहीं बन पाई। तो उन 9 राज्यों में जिसकी भी सरकार बनी वो गैर कांग्रेसी थी, वो सब आपस में मिलकर उन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई थी। इसी को हम संयुक्त विधायक दल की सरकार कहते हैं। सिंपल है। आगे देखो, ऐसी सरकारों के घटक दल विचारधारा के लिहाज से एक दूसरे से भिन्न थे। बिल्कुल। अब देखो, यहाँ पे एक चीज समझनी है कि जैसे मान लीजिए संयुक्त विधायक दल की जो है, जिसमें कई सारी पार्टियां हैं, मान लो किसी पार्टी का नाम ए है, किसी पार्टी का नाम बी है, किसी पार्टी का नाम सी है। ठीक है, हम ऐसे मान लेते हैं नाम, वैसे तो बहुत सारी पार्टियां हैं। तो इन सभी पार्टियों में जो घटक दल थे, ठीक है, ये जो सारी पार्टियां आपस में मिल रही हैं, ये एक दूसरे से विचारधारा में बिल्कुल अलग है, इनके विचार आपस में नहीं मिलते। अब जब विचार आपस में नहीं मिलते तो सरकार कैसे बनाएंगे भाई, ये सोचो। लेकिन इन्होंने सरकार बना ली। आगे देखो क्या होता है। उदाहरण के लिए एक अच्छा सा एग्जाम्पल है आपके सामने, इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि बिहार में जो संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी थी, इसमें 2 पार्टियां थी, समाजवादी पार्टियां, एक है एसएसपी और एक है पीएसपी, ये शामिल थी। और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जब जो सोशलिस्ट पार्टी थी वो टूट गई थी, उसी में से तो ये अलग हुई थी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, इस तरीके से जो बनी थी ये अलग हुई थी, एक दूसरे के अपोजिट थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे आके एक साथ सरकार बना रहे हैं। आगे देखो क्या होता है। इनके साथ इस सरकार में वामपंथी जो सीपीआई है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और दक्षिणपंथी ये भी शामिल थे। अब जनसंघ जो है वो दक्षिणपंथी है, यानी कि जो मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में बताया था। और वामपंथी जो कम्युनिस्ट होते हैं, ये कम्युनिस्ट यानी कि वामपंथी और दक्षिणपंथी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते हैं, और यहाँ पे आके ये एक साथ मिल गए क्योंकि कांग्रेस को हटाना था। ठीक है, तो इसलिए ये सारे एक साथ हुए। पंजाब में जो संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी थी उसका नाम था पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ये पेपर में पूछा हुआ है, एमसीक्यू में पूछा जाएगा। ठीक है,
एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि पंजाब की जो संयुक्त विधायक दल की सरकार है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको बोला जाता है पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इसमें उस वक्त के दो कॉम्पिटिटर, प्रतिस्पर्धा वाले दल, जिसके आपस में बहुत कंपटीशन होता था, अकाली दल संत ग्रुप और ये मास्टर ग्रुप, ये दोनों आपस में मिल गए, यानी एक दूसरे के अपोजिट थे लेकिन आपस में मिलकर सरकार बना ली। इसके साथ सरकार में दोनों साम्यवादी दल, ठीक है, साम्यवादी यानी जो कम्युनिस्ट पार्टी है, साम्यवादी दो हिस्सों में टूट गई थी, मैंने बताया था आपको 1964 में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी दो हिस्सों में टूट गई थी। एक तो हो गई थी सीपीआई जिसको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कहा जाता है, एक हो गई थी सीपीआई एम जिसको मार्क्सवादी गुट कहा जाता है, ठीक है। यानी कि ये दोनों भी आपस में एक साथ आ चुकी थी। और एसएसपी, रिपब्लिक पार्टी और जो भारतीय जनसंघ है ये भी इसमें शामिल हो गई, यानी ये सारी पार्टियां एक साथ आ गई थी। इस तरीके से इन्होंने सरकार चलाई थी। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी ना दल बदल से आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। तो 1967 के चुनाव में एक और घटना सामने आई थी, वो थी दल बदल। बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना है, इसे समझिए। दल बदल का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। जब कोई नेता किसी भी पार्टी से चुनाव लड़े, उसके चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़े, बाद में जीत जाए और किसी दूसरी पार्टी में चला जाए, यानी अपनी पार्टी को छोड़ के किसी दूसरी नई पार्टी को ज्वाइन कर ले, तो उसको क्या कहा जाता है? दल बदल कहा जाता है, ठीक है। हरियाणा के एक विधायक थे गयालाल, इन्होंने एक ही पखवाड़े में 3 बार पार्टी बदल ली और इस घटना को आयाराम गयाराम के नाम से जाना जाता है। फेमस हो गया आयाराम गयाराम के नाम से। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, एक ही पखवाड़े में, अब इस पखवाड़े का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 15 दिन, ठीक है। यानी कि 15 डेज में इसने 3 बार पार्टी बदल ली, तो इसने तो एक रिकॉर्ड ही बना दिया, ठीक है। इसीलिए इसका नाम पड़ गया आयाराम गयाराम। पहले कांग्रेस में था, फिर यूनाइटेड फ्रंट में आया, फिर कांग्रेस में आया, फिर यूनाइटेड फ्रंट, मतलब इस तरीके से खेल तमाशा चल रहा था। तो देखिए 1967 के चुनाव के बाद हरियाणा का एक विधायक था गयालाल, इसने तो राजनीतिक निष्ठा बदलने का एक कीर्तिमान यानी कि एक रिकॉर्ड बना दिया। 15 दिन के अंदर अंदर इसने 3 बार अपनी पार्टी बदल दी, ठीक है। और एक बार तो ऐसा हुआ कि 9 घंटे में ये वापस आ गया था कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट की तरफ। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है कि चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, उस समय कहा गया था गया राम था, यानी पहले ये गया राम था जब गया था, और अब वापस आ गया तो ये आया राम हो गया। तो यहीं से गया राम आया राम जो है, ठीक है, गया राम आया राम जो है ये यहाँ से चल गया, ठीक है। तब से इसको आज तक आया राम गया राम इस तरीके से कहा जाता है। ये मतलब एक मजाकिया लहजे में कहा गया था, लेकिन बाद में ये आज तक राजनीति में यूज़ किया जाता है। आगे देखिए, गैर कांग्रेसवाद का अर्थ, ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इस चैप्टर में से। देखिए गैर कांग्रेसवाद का मतलब क्या है? गैर कांग्रेसवाद का मतलब है जो भी पार्टी कांग्रेस नहीं है, यानी कि कांग्रेस पार्टी के अलावा, ठीक है, कांग्रेस पार्टी के अलावा जितनी भी पार्टी हैं देश में, चाहे वो जनसंघ हो, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे वो सपा हो, कोई भी पार्टी हो, ठीक है, सारी पार्टियां एक साथ आ जाएं, एक छतरी के नीचे आ जाएं, आपस में मिलकर गठबंधन बना लें और कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ें, इसी को गैर कांग्रेसवाद कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल है, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं इसको इरेज करके आपको समझाता हूँ। देखिए देश में बिगड़ते माहौल को देखकर विपक्ष जो था वो बिल्कुल एक्टिव हो गया। उसको लगा यार इंदिरा गांधी जो है वो कमज़ोर नेता है और ऐसा माहौल चल रहा है, क्यों ना हम इंदिरा को सत्ता से हटाते हैं और खुद अपनी सत्ता स्थापित करें, ठीक है। तो इनको ये बिल्कुल एक्टिव हो गए। इन दलों को ऐसा लगा कि इंदिरा गांधी जो है उनकी अनुभवहीनता, यानी वो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और कांग्रेस के अंदर चल रही है उठापटक, और इसका क्यों ना हम फायदा उठा लें और इनको सत्ता से हटा दें, ठीक है। यानी कि इनके हाथ में एक मौका लग गया था इनको सत्ता से हटाने का। तो राम मनोहर लोहिया जो थे उन्होंने इसको गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया था, ठीक है। राम मनोहर लोहिया का गैर कांग्रेसवाद का क्या मतलब है? इन्होंने कहा कि कांग्रेस का शासन जो है अलोकतांत्रिक है, यानी बेकार है और गरीबों के खिलाफ है। इसलिए क्या करना चाहिए, जितनी भी गैर कांग्रेसी दल हैं देश में, जितनी भी पार्टियां हैं, सारी पार्टी को एक साथ आ जाना चाहिए, एक साथ आकर, ठीक है, चुनाव लड़ना चाहिए और लोकतंत्र को इस प्रकार से हम वापस ला सकते हैं। तो ये चल रहा था। आगे देखिए क्या होता है, कांग्रेस में विभाजन, इंदिरा बनाम सिंडिकेट, यानी कांग्रेस जो थी वो टूट गई और इंदिरा गांधी वर्सेस सिंडिकेट हो गया। अब ये सिंडिकेट क्या होता है इसको देख लेते हैं। देखिए इंदिरा गांधी जो थी उसको असली चुनौती विपक्ष से नहीं थी, क्योंकि विपक्ष कांग्रेस के सामने था ही क्या, कुछ भी नहीं था, कांग्रेस को ही सारी सीटें मिलती थी ज्यादातर। इंदिरा गांधी को जो असली चुनौती थी ना वो अपनी ही पार्टी के भीतर से मिली, सिंडिकेट से। अब ये सिंडिकेट क्या है ये इंपॉर्टेंट है। सिंडिकेट क्या है? कांग्रेस के अंदर जो तगड़े नेता थे, जो
धुरंधर प्रभावशाली नेता थे। उनका ग्रुप था जिसको सिंडिकेट कहा जाता था। इसमें के कामराज जैसे बड़े बड़े नेता थे, ये सब क्या थे, पुराने नेता, अनुभवी नेता थे। इनका पूरा ग्रुप था, इसको सिंडिकेट कहा जाता था। सिंडिकेट जिसको चाहता था वही प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। सिंडिकेट चाहता था लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बने तो वो बने। सिंडिकेट चाहता था इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बने तो वो बनी। अगर सिंडिकेट नहीं चाहता तो ये बन नहीं सकती थी, सिंडिकेट ने ही बनवाया था। ठीक है, अब इसी सिंडिकेट से जिसने इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनवाया उसी से इनका कंपटीशन हो गया। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में सिंडिकेट ने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सिंडिकेट को ये उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी जो है, ठीक है, ज़्यादा अनुभवी तो है नहीं, तो उनकी सलाह को मानेंगी, उनके अकॉर्डिंग अपना काम करेंगी। लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या करा, सिंडिकेट की बातें ही नहीं मानी और अपने विश्वस्त नेताओं में, जो मतलब उसके विश्वास पात्र नेता थे, उसमें सिंडिकेट को शामिल नहीं करा, बल्कि अन्य नेताओं को शामिल कर लिया। तो इसलिए सिंडिकेट जो थी वो इंदिरा गांधी से चिढ़ चुकी थी। इंदिरा गांधी को सरकार और पार्टी के भीतर अपना मुकाम बनाना था, यानी सरकार में भी अपना मुकाम बनाना था और पार्टी के भीतर भी, यानी सिंडिकेट से भी लड़ना था। अपने सलाहकार और विश्वस्तों के समूह में पार्टी से बाहर के लोगों को इंदिरा गांधी ने रखा था, जिसकी वजह से सिंडिकेट जो था इनसे नाराज था। इंदिरा गांधी के सामने दो चुनौतियां थी जिसका सामना इंदिरा गांधी ने करा था। अब वो पहली चुनौती कौन सी है, याद रखना, ये आता है पेपर में। सिंडिकेट के प्रभाव से स्वतंत्र मुकाम बनाना, यानी सिंडिकेट से निकल के अपनी खुद की एक पहचान बनाना। ठीक है, और 1967 के चुनाव में जो ये सीटें हार गई थी, जो 9 राज्यों से जो सीटें जा चुकी है और केंद्र में जो सीटें कम हो गई, उन सीटों को वापस से पाना था। ठीक है, वापस से अगले चुनाव में इनको जीतना था। ये चुनौती थी इंदिरा गांधी के सामने। इंदिरा गांधी की सरकार ने क्या करा, अपनी जो नीतियां थी, पॉलिसी थी, उसको वामपंथी रंग देना शुरू कर दिया। ठीक है, वामपंथियों की तरह गरीब, पिछड़े लोग और इनके लिए पॉलिसी बनाना शुरू कर दिया। अब आगे देखो क्या होता है, 10 सूत्री कार्यक्रम लेकर आती है इंदिरा गांधी, जिसमें बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, बीमा का राष्ट्रीयकरण कर देना, आय का परिसीमन कर देना, खाद्यान्न का सरकारी वितरण, जो राशन वगैरह बांटा जाता है, ये सारा कार्य, और भूमि सुधार, यानी गरीबों के लिए भूमि सुधार करना और जमींदारों की भूमि को एक जगह इकट्ठा करके गरीबों में देना, ये सारे काम जो थे वो यहाँ पे किए गए थे। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रपति का चुनाव। यहाँ पे हो जाती है तीखी लड़ाई, बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई, आर पार की लड़ाई। होता क्या है, अचानक से 1969 में जो उस समय राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, उनकी हो जाती है डेथ। अब जाकिर हुसैन की जब मृत्यु हो जाती है तो इस समय जो इंदिरा गांधी और सिंडिकेट था, ये खुलकर इनकी गुटबाजी सामने आ जाती है। सिंडिकेट क्या करती है, देखो सिंडिकेट ने क्या करा, सोचो। सिंडिकेट ने, लोकसभा के अध्यक्ष थे नीलम संजीव रेड्डी, यानी इनको एन संजीव रेड्डी कहा जाता है। ठीक है, एन संजीव रेड्डी। अब इन्होंने क्या करा, कांग्रेस ने यानी सिंडिकेट ने इनको उम्मीदवार खड़ा कर दिया राष्ट्रपति पद के लिए, क्योंकि राष्ट्रपति पद खाली हो गया, जाकिर हुसैन की डेथ हो गई, नेक्स्ट राष्ट्रपति किसे बनाया जाए, तो कांग्रेस ने यानी सिंडिकेट ने एन संजीव रेड्डी को अपना आधिकारिक, यानी कि अपनी पार्टी से अपना उम्मीदवार के रूप में चुनाव में खड़ा कर दिया। ठीक है, अब इंदिरा गांधी जो थी वो पसंद नहीं करती थी संजीव रेड्डी को, क्योंकि इंदिरा गांधी और संजीव रेड्डी के बीच में पहले से अनबन थी, बहुत पहले से, वो नहीं बिल्कुल भी पसंद करती थी। लेकिन सिंडिकेट ने नहीं माना, सिंडिकेट ने जानबूझकर उसी कैंडिडेट को खड़ा करा चुनाव में जो इंदिरा गांधी की विरोधी है। इंदिरा गांधी ने क्या करा, उस समय जो उपराष्ट्रपति थे, ठीक है, वीवी गिरी, उनको बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि भाई तुम एक इंडिपेंडेंट, यानी एक स्वतंत्र, जो निर्दलीय होता है, स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में उनको बोला कि आप खड़े हो जाओ राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। ठीक है, इनको सपोर्ट कर दिया इंदिरा गांधी ने। अब यहाँ से क्लियर हो गया है, सिंडिकेट जो है वो चाह रही है कि संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बने, लेकिन इंदिरा जो चाह रही है वो चाह रही है कि जो वीवी गिरी हैं वो राष्ट्रपति बने। ठीक है, ये इनको बनाना चाह रही है, और जो कांग्रेस की लड़ाई है वो खुलकर सामने आ चुकी है बिल्कुल। अब दोनों गुट जो थे वो राष्ट्रपति पद के चुनाव से अपनी ताकत को आजमाना चाह रहे थे। सिंडिकेट देखना चाह रहा था कि भाई सिंडिकेट ज़्यादा ताकतवर है या इंदिरा ज़्यादा ताकतवर है, ये देखना चाह रहे थे। इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो एस निंजलिंगप्पा थे। ठीक है, के कामराज इस समय में अध्यक्ष नहीं है, याद रखना। अब ये जो अध्यक्ष थे, इन्होंने कहा कि जो पार्टी का उम्मीदवार है वो है एन संजीव रेड्डी, और सबको एन संजीव रेड्डी को ही वोट करना है। ठीक है, इन्होंने ये कह दिया, और इंदिरा गांधी ने बोल दिया कि सब लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पे वोट डालें। अगर आपको लगता है कि वीवी गिरी को वोट देना चाहिए तो आप वीवी गिरी को दे दो। यदि आपको लगता है कि भाई नहीं, हमें तो एन संजीव रेड्डी को वोट देना है, तो आप उसको दे सकते हो, जो आपका दिल कहे आप उसको वोट दे सकते हो। ऐसा इंदिरा गांधी ने अनाउंस कर दिया। अंत में क्या होता है, रिजल्ट आता है।
वीवी गिरी जीत जाते हैं। अब सोचो वीवी गिरी जीत गए तो सिंडिकेट को कितना बुरा लगा होगा। तो ऐसे में ये एक स्वतंत्र कैंडिडेट थे, बल्कि जबकि पार्टी का समर्थन नहीं था इनको, लेकिन फिर भी वो जीत गए। और एन संजीव रेड्डी जो थे वो हार गए। तो इससे तय हो गया कि अब कांग्रेस पार्टी टूटेगी, अब सिंडिकेट और इंदिरा एक साथ नहीं रह सकते। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी से निकाल दिया। ठीक है, एस निंजलंकप्पा जो थे उन्होंने इंदिरा गांधी को हटा दिया, अपनी पार्टी से निकाल दिया। ठीक है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी ने कहा कि उनकी कांग्रेस असली कांग्रेस है, यानी कि कांग्रेस यहाँ पे टूट गई। कांग्रेस जो थी दो हिस्सों में बट गई। ठीक है, एक हो गई कांग्रेस ओ जिसको सिंडिकेट चला रहा था, सिंडिकेट, और दूसरी हो गई कांग्रेस आर जो कि इंदिरा गांधी वाली थी। अब इंदिरा गांधी ने ये कह दिया कि हमारी जो कांग्रेस है यानी कांग्रेस आर जो है वो असली कांग्रेस है। ठीक है, इस तरीके से इनके बीच में खुलकर टूट सामने आ गई। इंदिरा ने इस टूट को विचारधारा की लड़ाई बताया कि ये जो लड़ाई है ये विचारधाराओं की लड़ाई है। इंदिरा ने अपनी पार्टी को गरीब लोगों की पार्टी बताया कि हम गरीबों की मदद करते हैं, हम गरीबों के लिए काम करते हैं। ठीक है, और इंदिरा ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी कर दिया था उस समय में। तो ये सब हो रहा था, तो सोचो कितनी इनके बीच में अनबन हो चुकी है। इसी समय एक और घटना हो जाती है, प्रिवी पर्स की समाप्ति। अब ये प्रिवी पर्स क्या है, तो देखिए जब भारतीय संघ में चैप्टर 1 आपको याद है, वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए तैयार कर लिया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन करवाए थे, याद आ रहा होगा आपको। तो जब उनको भारतीय संघ में राजाओं को, रियासतों के राजाओं को शामिल किया गया था, तो उनको कुछ विशेष अधिकार, कुछ भत्ते वगैरह दिए गए थे। ठीक है, कुछ अलाउंस वगैरह दिए गए थे जिसमें उनको कुछ पैसे मिलते थे, सुविधाएं मिलती थी। तो उसी को प्रिवी पर्स कहा जाता था। ठीक है, तो भूतपूर्व राजा, भूतपूर्व मतलब जो एक्स राजा थे, पहले कभी रियासतों के राजा होते थे, महाराजा होते थे, उनको जो मिलने वाले विशेष अधिकार थे उसको प्रिवी पर्स के नाम से जाना जाता था। और इंदिरा गांधी ने क्या करा, प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया। अब सोचो इंदिरा गांधी ने यहाँ पे क्या करा है, एक इमेज क्रिएट करी अपनी। प्रिवी पर्स क्या था, यह अधिकार था किसको मिला था, राजा महाराजाओं को। राजा महाराजा कौन होते थे, अमीर होते थे। इंदिरा तो कहती है कि हमारी पार्टी तो गरीबों की पार्टी है, यानी उसने इसको खत्म करके संदेश दिया है गरीब लोगों को कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं गरीबों के लिए हमेशा खड़ी हूँ, इसलिए उसने प्रीवी पर्स की समाप्ति करी। अब मोरारजी देसाई जो थे वो पहले से ही प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे थे, वो तो इंदिरा के वैसे धुर विरोधी थे। मोरारजी देसाई ने विरोध कर दिया, प्रीवी पर्स समाप्त करने का खुल के विरोध करा और सरकार से अपने आप को अलग कर लिया। मोरारजी देसाई जो थे वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि प्रीवी पर्स को समाप्त किया जाए। इनका कहना था कि प्रिवी पर्स की समाप्ति जो है ये कहीं ना कहीं जो रियासत हैं, जो रियासत, जो राजा होते थे, रियासतें होती थी, उनके साथ विश्वासघात है, क्योंकि उनको ये अधिकार दिए थे, अब तुम उनसे अधिकार छीन रहे हो, यानी कि ये क्या कर रहे हो, तुम उनके साथ विश्वासघात कर रहे हो। तो ये सब हुआ। आगे देखो, नेक्स्ट चुनाव 1971। 1967 का चुनाव हमने देखा, क्या हुआ, कांग्रेस जो थी केंद्र में तो जैसे तैसे करके उसने किसी प्रकार से अपनी सरकार को बचा लिया। ठीक है, लेकिन 1967 के चुनाव में जो राज्य की चुनाव थे यानी विधानसभा के चुनाव थे उसमें 9 राज्यों से चली गई थी, यही हुआ था, हमने पढ़ा था। अब आ रहा है अगला चुनाव यानी कि 1971 के आसपास वाला चुनाव। अब कांग्रेस को, यानी अब कांग्रेस भी अलग अलग हो गई है, एक तरफ सिंडिकेट हो गया, एक तरफ इंदिरा हो गई है। अब इंदिरा को क्या करना था, ये जो केंद्र में जो उसकी सीटें कम हुई थी उसको ज़्यादा करना था, यानी उसको पहले से बढ़ाना था, और जो यहाँ पे हार हुई थी 9 राज्यों से चली गई थी उस हार को भी वापस से उसको जीत में कन्वर्ट करना था अपनी एक अच्छी इमेज बनाने के लिए। ठीक है, तो कांग्रेस में टूट से इंदिरा गांधी जो सरकार थी वो अल्पमत में आ गई थी। अल्पमत में क्यों आ गई थी भाई, क्योंकि सिंडिकेट तो छोड़ चुकी थी, अब उसके पास कम ही सीटें बच रही हैं। दो ही पार्टी उसके साथ थी, एक डीएमके जो कि तमिलनाडु साइड की पार्टी है, दूसरी सीपीआई जो कि कम्युनिस्ट पार्टी है। इनके समर्थन पर किसी तरीके से कांग्रेस जो है, इंदिरा वाली कांग्रेस जो है वो टिकी रही। लेकिन यहाँ पे इंदिरा गांधी ने एक कड़ा कदम उठाया था। ठीक है, वो क्या था वो आगे आपको बताऊंगा, इससे पहले ये 2-3 पॉइंट याद रख लो। इंदिरा गांधी ने क्या करा, अपने आप को पहले ये वामपंथी रंग देने की कोशिश कर रही थी, फिर धीरे धीरे अपने आप को समाजवादी दिखाने का प्रयास करा, भूमि सुधार के कानून लेकर आई। ठीक है, भू परिसीमन के कानून लेकर आई। भूमि सुधार में क्या था, जमींदारों के पास बहुत जमीन होती थी उसको हटा के गरीब लोगों में बांटना था, कुछ इस प्रकार के कानून लेकर आई। तो गरीबों के सामने इंदिरा जो थी अपनी इमेज बनाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पे इंदिरा गांधी ने एक बड़ा फैसला लिया कि 1970 के दिसंबर में लोकसभा को भंग कर दिया। लोकसभा को भंग करने का मतलब समझ रहे हो, यानी लोकसभा को भंग करने का मतलब है अपनी सरकार को अपने हाथ से गिरा लेना। इंदिरा गांधी ने बोला जाने दो सरकार को, लोकसभा खत्म, अब हम क्या करेंगे, नए चुनाव होंगे और दोबारा से चुनाव लड़ेंगे, और इस बार सीधा सीधा एक तरफ सिंडिकेट होगा, दूसरी तरफ इंदिरा गांधी होगी, यानी क्लियर हमारे बीच में जो होना है उसको देख लेंगे।
तो चुनावी मुकाबला होता है। कांग्रेस आर कौन सी, इंदिरा वाली, ठीक है। कांग्रेस आर के विपरीत लग रहा था, यानी ऐसा लग रहा था कि इंदिरा जो है वो हार जाएगी चुनाव, ठीक है, क्योंकि सिंडिकेट बहुत मजबूत बहुत ताकतवर था, ऐसा लग रहा था। आगे देखो क्या होता है, क्योंकि नई जो कांग्रेस थी, यानी नई कांग्रेस मतलब इंदिरा वाली कांग्रेस, वो जर्जर हो चुकी थी, टूट चुकी थी, क्योंकि जो मेन नेता थे कांग्रेस के वो तो सब बाहर हो चुके थे। इंदिरा और उसके कुछ साथी नेता रहे होंगे। सबको ये विश्वास था कि कांग्रेस पार्टी की असली ताकत जो है वो सिंडिकेट में है, यानी कि कांग्रेस ओ में है, ठीक है। सबको लगता था कि कांग्रेस ओ जो है वही असली कांग्रेस है, उसी के पास ताकत है, सब कुछ उसके कंट्रोल में है। सभी जो बड़ी गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टी थी, उन सब ने चुनावी गठबंधन बना लिया, जिसको ग्रैंड अलायंस कहा जाता है। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, एक बार मैं इसको इरेज करता हूँ, आपको समझाता हूँ। देखिए, कांग्रेस ओ यानी कि जो सिंडिकेट वाली कांग्रेस है, ठीक है, सिंडिकेट वाली जो कांग्रेस है उसके साथ जितनी भी पार्टियां हैं, जितनी भी गैर कांग्रेसी पार्टी हैं, सब ने उसको समर्थन दे दिया, ठीक है। साम्यवादी पार्टी या फिर अन्य जो पार्टियां सब इसके साथ आ गई हैं। उधर इंदिरा गांधी जो है वो अलग थलग पड़ी हुई है, तो इसीलिए सबको लग रहा था कि ये जो वो है ना दूसरा सिंडिकेट वाला, ये जीत जाएगी। इन्होंने एक गठबंधन बना लिया जिसको ग्रैंड अलायंस कहा जाता है। ग्रैंड अलायंस का मतलब होता है, हिंदी में बोले तो महागठबंधन, यानी एक बहुत बड़ा गठबंधन बना लिया है, ठीक है। एस एसपी, जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय क्रांति दल, ये सारी पार्टी एक साथ मिल गई। और नई कांग्रेस के पास एक मुद्दा था, जो था कांग्रेस ओ के पास नहीं था। यानी इंदिरा के पास एक मुद्दा है लेकिन कांग्रेस ओ के पास नहीं है। वो कौन सा मुद्दा है, देखिए, इंदिरा गांधी देश में जाती थी चुनाव का प्रचार करने, जहां पे भी वो जाती थी वो एक बात कहती थी कि विपक्षी गठबंधन के पास एक ही मुद्दा है, वो है इंदिरा हटाओ, यानी बस वो मुझे हटाना चाहते हैं, और तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन मैं कहती हूँ, यानी इंदिरा गांधी कहती है कि इंदिरा नहीं, गरीबी हटाओ। ये क्या होता है, एक इमोशनल कार्ड होता है जो नेता लोग जनता के सामने खेलते हैं, ठीक है। यानी उन्होंने जनता को ये बताया कि विपक्ष जो है वो केवल ये चाहता है इंदिरा को हटाओ, लेकिन मैं तो चाहती हूँ गरीबी को हटाओ। तो लोगों में कहीं ना कहीं इंदिरा की इमेज अच्छी बनने लगी थी। इसके अलावा इंदिरा ने सार्वजनिक क्षेत्र की समृद्धि के लिए काम करा, भू स्वामित्व, शहरी संपदा का परिसीमन करना शुरू कर दिया, आय और रोजगार के क्षेत्र में जो असमानता थी उसको दूर करना शुरू कर दिया, प्रीवी पर्स की समाप्ति कर दी। इस तरीके से उसने अपना चुनाव अभियान शुरू कर दिया था, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है, 1971 के चुनाव हो जाते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई 1971 के चुनाव हो गए, इंदिरा वाली कांग्रेस तो हार गई होगी, ज़्यादातर सब यही सोच रहे थे, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट थोड़ा चौंकाने वाला आया। देखिए, कांग्रेस और सीपीआई, यानी कि कांग्रेस का मतलब है इंदिरा वाली कांग्रेस, और सीपीआई गठबंधन को जितनी सीटें मिली ना, उतनी पिछले आम चुनाव में नहीं मिली थी। यानी आज तक इतनी सीटें नहीं मिली थी जितनी सीटें अब मिल गई है। गठबंधन को 375 सीटें मिली, किसको, कांग्रेस आर को। कांग्रेस आर कौन सी, इंदिरा गांधी वाली, प्लस सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी इनके साथ थी। इन दोनों के गठबंधन को देखें तो टोटल 375 सीटें मिली है, ठीक है। अगर अकेले कांग्रेस को देखें तो 352 सीटें जो है अकेले कांग्रेस को मिली है। आप सोचो कि कितना बड़ा बहुमत मिला। और कांग्रेस ओ यानी जो सिंडिकेट थी वो बुरी तरीके से हार गई। सिंडिकेट को कितनी मिली, मात्र 16 सीटें, सिर्फ 16 सीटें, सोचो। और ग्रैंड अलायंस को जोड़ दें तो इनको 40 सीटें मिली है। कहाँ पे इनको 375 सीटें मिल रही है, कहाँ इनको 40 सीटें मिल रही है। कहाँ अकेले इंदिरा को 352 मिल रही है, कहाँ अकेले कांग्रेस ओ को 16 सीटें मिल रही है। सोचो कितना भयंकर चुनाव परिणाम रहा है, एक बिल्कुल ही मतलब बदल गया। किसी ने नहीं सोचा था कि कांग्रेस जो आर है यानी इंदिरा वाली जो है उसको इतनी सीटें मिलेगी, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। आगे देखो क्या होता है, 1971 के लोकसभा चुनाव के बाद बांग्लादेश संकट वाली समस्या आ गई, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है 1971 में। उस समय प्राइम मिनिस्टर जो थी इंदिरा गांधी थी। भारत जीत जाता है, पूर्वी पाकिस्तान को एक स्वतंत्र देश बांग्लादेश बना दिया जाता है। अब जब ऐसा हो जाता है तो भाई उनकी जो लोकप्रियता थी उसको चार चांद लग गए, यानी सभी चारों तरफ इंदिरा बहुत फेमस हो गई थी। और जो विपक्षी नेता थे ना, उन्होंने भी इंदिरा की बहुत तारीफ करी कि भाई बहुत अच्छा काम करा है। 1972 में विधानसभा चुनाव होते हैं और कांग्रेस आर जो है चुनाव में जीत जाती है। जो सीटें उसने 1967 में खो दी थी वो सीटें उसने यहाँ से पा ली है। अब कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी को गरीबों और वंचितों के रक्षक के रूप में देखा जाने लगता है। और कांग्रेस आर ने, जो कभी इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया गया, उसको तोड़ दिया गया, अब वापस से उसने अपनी पार्टी को नए मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया, यानी बिल्कुल अलग हो गई, ठीक है, बिल्कुल मजबूत पार्टी बना ली। इसी को कहा जाता है कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना। जो चीज़ कहीं खत्म हो चुकी थी वो वापस इंदिरा गांधी ने वापस से शुरू कर दी, ठीक है। अब देखो, हम कह सकते हैं कि 1967 के चुनाव में
जो बुरे दौर से पार्टी गुजरी थी, ठीक है। और उसके बाद में कांग्रेस टूट भी गई। 1971 में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को दोबारा से जीवित कर दिया, यानी वापस से पहले से उसी स्थान पे ला दिया जहां पे वो पहले थी। अब कांग्रेस एक व्यक्ति की लोकप्रियता पे निर्भर थी, और वो एक व्यक्ति कौन था? इंदिरा गांधी। अब इस पार्टी में अलग अलग गुट नहीं थे। पहले कांग्रेस में क्या होता, अलग अलग गुट होते थे। कांग्रेस के अंदर ही वामपंथी भी मिलेंगे, दक्षिणपंथी भी मिलेंगे, ठीक है। उसमें आपको रेडिकल, हर तरह की विचारधारा के लोग मिल जाएंगे। लेकिन अब वो केवल एक व्यक्ति की लोकप्रियता पे आधारित थी, जो कि इंदिरा गांधी, यानी उसका नेचर बदल दिया। इंदिरा गांधी ने उसको मजबूत पार्टी बना तो दिया, लेकिन उसका नेचर बिल्कुल बदल दिया। ये पार्टी गरीबों, अल्पसंख्यक, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों पर ज़्यादा निर्भर थी। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस की प्रणाली को पुनर्स्थापित तो किया, लेकिन उसकी प्रकृति बदल गई। यानी अब उसका पहले जैसा नेचर नहीं है, सबको साथ लेकर नहीं चलती। अब उसमें क्या है, एक ही व्यक्ति की लोकप्रियता पर निर्भर है। पहले कांग्रेस प्रणाली के भीतर हर तनाव और संघर्ष को पचा लेने की क्षमता थी, लेकिन अब वो चीज़ नहीं रही, ठीक है। अब पहले उसमें अलग अलग विचारधाराएं भी होती थी, लेकिन अब इसके अंदर ऐसा नहीं रहा। कांग्रेस बिल्कुल बदल चुकी है, और पहले से भी ज़्यादा यहाँ पे मजबूत देखने को मिलती है। तो ये इंदिरा गांधी के कारण हुआ है। तो यहाँ पे अपना चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाता है, और आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। ये बुक ज़्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आती है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, अच्छे से समझें, और एनसीईआरटी को पढ़ें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूज़र नेम है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और सब्सक्राइब कर लें, कमेंट कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।